हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम BCOG 172 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। थंबनेल आपने देख लिया है, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, उससे पहले मैं आपको आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि मैं कौन से साल का आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, दिसंबर 2024 का है ये। और इसमें से जो क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, और सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है कि पॉसिबिलिटीज़ ये रहेगी मेरे हिसाब से, तो ये आने चाहिए एग्जाम में। लेकिन अगर ना नहीं भी आते तो आपको एक आइडिया तो रहेगा ना कि एग्जाम में जो आंसर लिखते हैं वो इस तरीके से लिखे जाएंगे, राइट। कुछ पॉइंट्स आपको याद रहेंगे, तो वो उन पॉइंट्स को आप एग्जाम में लिख सकते हो। जहाँ पे आपको नहीं आता है ना कुछ भी, तो उनको आप इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि बुक तो एटलीस्ट एक है ना। हमने इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी के बारे में, तो चीज़ें सब कुछ सेम ही रहती है, थोड़ा बहुत ही चेंजेस होता है। ठीक है, शुरुआत में लास्ट में बाकी सब सेम रहता है। ठीक है, 5 क्वेश्चंस आपको करने ही है, मैंडेटरी है। ठीक है, तो मतलब जो भी आपको लगता है 5, उनमें से आप इनमें से जो है 5 क्वेश्चन उठाओ और कर लो आप। यहाँ पे देखो क्या होता है, ये वाला जो होता है एक मैथ क्वेश्चन, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं, 5-5 नंबर 10-10 नंबर के होते हैं ये। जैसे कि ये वाला कर लिया आपने, ये वाला कर लिया, मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन से पहले करने हैं। ठीक है, तो ये भारत में PPP स्वरूप मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में भी। देखो, मैं चीज़ों को बहुत ही आसान कर दूंगा आपके लिए। PPP मॉडल भी मैंने जो है अपने पॉइंट्स में लिखे हुए हैं। तो मतलब एक तीर से काफ़ी सारे निशाने आप लगा पाएंगे अगर आप वीडियो को देखते हैं पूरा एंड तक बिना स्किप किए हुए। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आर्थिक विकास के माप और निर्धारकों पर चर्चा कीजिए। काफ़ी इजी लगा मुझे क्वेश्चन। और इसमें देखो, इजी क्वेश्चंस के क्या फ़ायदा होता है, आपको जल्दी समझ में आता है। समझने के साथ-साथ में आपको कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मैं कर लूँगा एग्ज़ाम, है ना? कुछ क्वेश्चन्स ऐसा 1-2 आ गए तो मैं ईज़िली एग्ज़ाम पास कर जाऊँगी या कर जाऊँगा। तो बहुत ही आसान रहता है हमारे लिए। तो इसलिए मैं जो है इन क्वेश्चंस को उठाता हूँ, और मुझे लगता है कि ये एग्ज़ाम में आ सकते हैं। मेनली तो रीज़न ये होता है, बाकी कुछ और रीज़न जैसे कि आप ईज़िली एग्ज़ाम को पास कर पाएँ, कुछ पॉइंट्स याद रख पाएँ, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आपको मतलब कुछ तो हेल्प मिले मेरी तरफ से। तो आर्थिक विकास के माप जो है, कैसे आप इसको मेज़र करोगे कि किस-किस देशों में किस प्रकार से जो है मेज़रमेंट किया जाता है, माप किया जाता है आर्थिक विकास का, कि किस देश में कैसे आर्थिक विकास हो रहा है। और कैसे पता चलेगा कि वो देश आर्थिक रूप से विकसित है या गरीब है, जो भी है। तो क्या-क्या मापदंड होते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई देश विकसित है या गरीब है, राइट? अब जैसे कि अमेरिका है, तो अमेरिका की जो लोगों की लाइफ़स्टाइल है बहुत अच्छी है, वहाँ की सैलरी बहुत अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, समाज बहुत अच्छा है, वहाँ पे लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हाई है। तो हम बोल सकते हैं कि लोग वहाँ पे विकसित हैं, ठीक है। अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीकन जितनी भी मोस्टली कंट्रीज़ हैं, अफ्रीका कंटिनेंट जो है, उसमें जितनी भी कंट्रियाँ हैं मोस्टली जो है आप देखेंगे, तो वो गरीब हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं वहाँ पे, और पिछड़े हुए समाज है। तो आप ये कह देंगे कि देख के निर्धारण कर पाएँगे कि ये जो देश है वो गरीब है ना? और जैसे कि चाइना है, भारत है, तो इनको आप देख के बोलेंगे कि विकासशील कंट्री है, डेवलप करने की कोशिश कर रही है, अभी हो नहीं पाई है, कर रहे हैं ये लोग, हिम्मत कर रहे हैं। तो ये क्या है, निर्धारक है और मापन है, ठीक है? मापन की बात करेंगे पहले, आपको और समझ में आ जाएगा। तो मापन में क्या है, जीडीपी और जीएनपी। जीडीपी मतलब आपको पता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। और जीएनपी का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ठीक है? मतलब 2 तरीके से आप चीज़ों को मापते हैं। बेसिकली देखो, सकल राष्ट्रीय उत्पाद का मतलब होता है कि जो लोगों की जो इनकम है, हम लोगों की जो इनकम है उसको बोलेंगे, ठीक है? और सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो हमारे देश में बनता है, चीज़ें जो बनती है उसको बोलते हैं, ठीक है? मतलब शुद्ध एक तरीके से बोलेंगे कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद मतलब जो हमारे देश में हमारे लोगों ने बनाया है राष्ट्रीय उत्पाद, और सकल घरेलू उत्पाद मतलब जो हमारे देश में बना है, बेशक वो किसी और ने बनाया हो हमारे देश में आके, किसी बाहरी कंपनी अमेरिका ने बनाया हो, क्या पता चाइना की कंपनी आगे हमारे घर में बना रही है कुछ, तो जीडीपी में आता है। बाकी हमने पढ़ रखा है इसके बारे में, कुछ ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा हमारा। ये आपको याद रखना, बस इतना काफ़ी है। उसके अलावा वास्तविक और प्रति व्यक्ति आय, मतलब कि लाइफ़स्टाइल जो देखी जाएगी, तो आपको पता चलेगा कि अ, लोगों का स्टैंडर्ड जो है लिविंग बहुत अच्छा है, इसका मतलब विकसित देश है, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, देखो इंडिया में जो है आपको विभिन्न प्रकार के लोग देखने को मिलते हैं, जिसमें कि आप गरीब भी देखेंगे, अमीर भी देखेंगे, और जो मध्यम क्लास के लोग हैं उनको भी देखेंगे। तो मतलब लाइफ़स्टाइल सबकी अलग-अलग है, मिडिल क्लास की अलग लाइफ़स्टाइल रहती है, और जो अमीर है उसकी अलग है, और गरीब की तो कोई लाइफ़स्टाइल है ही नहीं। तो ये जो है आपको देख के आप पता बता पाते हैं, माप कर पाते हैं, मेज़र कर पाते हैं कि ये लोग गरीब हैं, ये लोग अमीर हैं, इस तरीके से ना। उसके अलावा प्रति व्यक्ति उपभोग, यानी कि लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं सामान को, जैसे कि हम कंज़्यूमर्स भी हैं, क्योंकि हम लोग सामान खरीदते हैं ना घर में, जैसे कि टीवी खरीदते हैं, हम फ्रिज खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं। तो
चीज़ों को जो हम कंज़्यूम करते हैं, तो उससे भी हमारी लाइफ़स्टाइल पता चलती है, हमारी जो विकास जो दर है वो पता चलती है। अगर हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर पा रहे हैं, हम ज़्यादा चीज़ों को खरीद पा रहे हैं, तो इसका मतलब ये लगेगा कि हम सच में हम विकसित हैं, हमें ज़रूरत नहीं है और विकास की। तो लिविंग ऑफ मतलब चीज़ों को परचेज़ करना भी दिखाता है आपको, मेज़र कर पाते हैं आप उसको भी देख के कि लोगों के पास पैसा है, ठीक है? और इंडिया में तो लोग जो है खर्च बहुत ज़्यादा करते हैं। ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट कम करेंगे, सेविंग कम करेंगे, खर्च बहुत ज़्यादा करेंगे। तो इंडिया को हम देख के ये नहीं बोल सकते कि गरीब कंट्री है। तो इसको भी जो है इसलिए भी बोलते हैं हम लोग कि इंडिया गरीब नहीं है, लोगों के पास पैसा बहुत है लेकिन इन्वेस्ट नहीं करते, बचाते नहीं है, इस वजह से। और उसके बहुत सारे रीज़न भी है पर, ठीक है? इसके कुछ पॉज़िटिव भी है और कुछ नेगेटिव्स भी हैं, बाकी हम बाद में बात करेंगे, कभी मौका मिलेगा तो। गरीबी दर की बात करें तो मतलब गरीबी जो दर है वो देख के बता पाएँगे हम लोग कि भई लोग कितने गरीब हैं, ठीक है? तो दर के हिसाब से कि भई इंडिया में अभी आप देखें फिलहाल में तो 20% लोग गरीब आपको मिलेंगे, मतलब जो प्रॉपर रूप से गरीब जिसको हम बोलेंगे, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं ना, उनको हम गरीब बोलते हैं। आप लोग जैसे कि हम लोग हैं मिडल क्लास, तो हमको गरीब नहीं बोलता कोई भी। क्योंकि हम गरीबी रेखा से ऊपर है, ना ही हमको कोई वैसा प्रॉफ़िट मिलता है, ना ही आपको अनाज मिलेगा सरकार से। तो ये जो है गरीबी दर को दिखाता है। वैसे 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात की गई है, तो आप बता सकते हैं कि 80 करोड़ लोग गरीब हैं, तो इसका मतलब बहुत बड़ा आंकड़ा हो गया वो। 80 करोड़ मतलब आप समझ लो 150, एक तरीके से समझो आप 150 करोड़ की आबादी है भारत की। तो 150 करोड़ के हिसाब से आप 8-80 मतलब लगभग 40-45 या 60 के आसपास जो लोग हैं परसेंट के हिसाब से, वो लोग गरीब हैं इंडिया में, ठीक है? तो एक आंकड़ा बताया मैंने आपको। उसके अलावा आय असमानता यानी कि सैलरी देखते हैं हम लोग लोगों की कि भाई सैलरी कितनी है? मतलब बहुत सारे लोग को साथ में खड़ा करेंगे, 10 लोगों को पूछेंगे तेरी कितनी है? तो उससे हमें पता चलेगा कि सैलरी जो है किस-किस की कम है, किसकी ज़्यादा है, तो उस हिसाब से जो है हम बता पाएँगे कि अ, विकास कैसा है। तो देखो एक चीज़ ये भी दिक्कत है इसमें सैलरी को मापते हैं तो। अब देखो एक व्यक्ति की सैलरी आप देखो कि 10 लाख रुपए है, ठीक है? 10 लैक्स है। एक बंदे की सैलरी 10 करोड़ रुपए है, एक बंदे की सैलरी 10 के है, 10,000 रुपए है बस। तो मतलब अगर हम इनको 3 लोगों को कैलकुलेट करेंगे, मतलब उनका निकालेंगे परसेंटेज, औसत निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा लगेगा कि संख्या बहुत ज़्यादा है, मतलब 3 लोग इतने पैसा कमा पा रहे हैं, मतलब लगभग आपको थोड़ा बहुत जो आंकड़ा है वो आस-पास ही मिलेगा, 8 करोड़ के आस-पास में या 7 करोड़ के आस-पास में, कि 7 करोड़ लोगों को प्रति व्यक्ति आय है। तो वो तो बहुत ज़्यादा हो गई ना, मतलब एक बंदा तो सिर्फ़ 10,000 रुपए कमा रहा है, बाकी 2 लोग तो ठीक है, एक 10 करोड़ वाला है, एक 10 लाख वाला है, ये भी चल जाएगा। लेकिन एक बंदा जो है वो 10,000 रुपए कमा रहा है बस, तो फिर ये भेदभाव वाली बात हो गई ना यहाँ पे। तो ये थोड़ा जो है गलत आंकड़ा भी देता है हमें, आय वाला। उसके अलावा क्षेत्रवार रोज़गार, बेरोज़गारी जो भी है अब हमें दिखाती है कि उस देश की जो स्थिति है वो क्या है, ठीक है? जैसे कि भारत है, तो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा, तो हमारे को पता चलता है कि भारत की स्थिति अब खराब है फिलहाल में। मुद्रास्फीति दर जो है, यानी कि महँगाई जो है, उससे पता चलता है अगर महँगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो आपको लगेगा कि आपकी जो पैसे हैं, जो आपके पास पैसे हैं वो कम हैं। हालाँकि पैसे कम नहीं है, वो पैसों की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। बस काम इतना हुआ है, उस चीज़ों की जो कीमत है, क्योंकि चीज़ों की शॉर्टेज की वज़ह से जो महँगाई होती है वो बढ़ती है ऑब्वियसली। प्याज़ अभी शॉर्ट हो गई थी, अभी टमाटर शॉर्ट हो गए थे, तो उसकी वज़ह से उनकी प्राइस बढ़ गई थी ना, क्योंकि कम टमाटर थे और ज़्यादा लोग थे खरीदने वाले, तो महँगाई बढ़ जाती। तो ये भी दिखाता है कि लोगों की स्थिति या फिर गरीबी-अमीरी कैसी है भारत में। अ, निवेश और निर्माण, पूँजी निर्माण बेसिकली इन्वेस्टमेंट देखने का जो है इम्पोर्टेंट रहता है कि अगर जिस देश में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, अच्छा खासा होता है, तो उस देश को हम देख के बोल सकते हैं कि विकसित देश है, ठीक है? जैसे कि अमेरिका के लोग इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है? वो बाहरी देशों में भी करते हैं, अपने देश में भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं वो, ठीक है? निर्माण करते हैं चीज़ों का। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखेंगे जाके, अगर नॉर्मली आप देखा जाए तो, कि भाई इंडिया की कंडीशंस कैसी है, वहाँ की हेल्थ, हाँ, वहाँ की एजुकेशन लाइफ़स्टाइल लोगों की कैसी है, तो इससे हम बता पाएँगे कि भाई माप करके, मेज़रमेंट करके कि भाई भारत की स्थिति ऐसी है। हम क्यों कहते हैं भारत विकसित देश, विकासशील देश है? क्योंकि हमारी जो लाइफ़स्टाइल है वो ऐसी है। अब देखो, ये देखते हैं इसमें मेनली कि भाई ज़्यादा लोगों की लाइफ़स्टाइल कैसी है ना? मतलब एक देखो 10 लोग हैं किसी घर में, तो 10 लोग में से पता चल रहा है, मैं कह रहा हूँ कि 8 लोगों की नौकरी है, लेकिन 2 लोगों के पास नौकरी नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा? सबके पास नौकरी है ना? क्योंकि ज़्यादा लोगों के पास नौकरी वहाँ पे अवेलेबल है, सभी लोग लगभग नौकरी कर रहे हैं, लेकिन 2 लोगों का अभी नहीं है, तो हम लोग ऐसे चेक करते हैं, मतलब औसतन देखते हैं कि भाई ज़्यादा लोगों के पास नौकरी, तो मतलब वो लोग ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि हम सबको नापेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा इसमें, थोड़ा-सा जो है खर्चा वाला काम है ये। व्यापार संतुलन देखते हैं कि भाई बिज़नेस कैसा है? अब व्यापार संतुलन का मतलब क्या होता है? आपने सुना होगा इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट का।
तो हम जब किसी देश से व्यापार करते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं, हम क्या अंदाज़ा लगाना चाहिए, हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा देशों को इम्पोर्ट कर पाएँ, सॉरी एक्सपोर्ट कर पाएँ, लोगों को सामान बेच पाएँ अपना, ना कि सिर्फ़ खरीदें उनसे। खरीदना भी है हमें लेकिन बेचना भी है हमें, ताकि हमें प्रॉफ़िट भी हो पाए साथ-साथ में। तो ये जो है व्यापार संतुलन को बोलते हैं, मतलब कंटिन्यूअसली जो है बैलेंस रहे। ऐसा भी ना हो कि बहुत ज़्यादा हम प्रॉफ़िट में हैं, दूसरा देश कम जो है लॉस में चल रहा है, तो ऐसा भी ना हो। प्रॉफ़िट में हो थोड़े बहुत चलेगा, ठीक है? लेकिन लॉस में ना हो हम, इसलिए हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए कि व्यापार में जो बैलेंस है वो बना रहे। प्रति व्यक्ति जो CO2 उत्सर्जन है, ये भी देखते हैं ये लोग कि भाई अब जैसे कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे कि लक्ज़मबर्ग यूरोपियन कंट्री है, तो वहाँ पे जो लोग हैं ना, उनके पास खुद की गाड़ियाँ हैं, है ना? सबके पास, मतलब जितने भी आप लोग देखेंगे, उनके पास खुद के पास 4-4 गाड़ियाँ होंगी, वो भी लग्ज़री महँगी वाली गाड़ियाँ, जो कि डीज़ल से चलती है। अब वो लोग CO2 कितना ज़्यादा एमिशन करते होंगे। अब भारत में भी जिधर करके ये हो रहा है, सभी के पास लगभग गाड़ियाँ हैं, तो हम लोग CO2 बहुत ज़्यादा छोड़ते हैं। तो इससे हमें पता चलेगा कि भारत जो है विकसित देश है। अगर कम CO2 यूज़ करेंगे तो हमें पता चलेगा कि भाई नहीं, भारत तो यार अभी गरीब है बेचारा, अब चला तो पा नहीं रहा है, गाड़ी तक तो है नहीं इनके पास, तो ये गरीब ही है। तो ये एक अंदाज़ा लगाते हैं हम लोग। उसके अलावा ग्रीन एनर्जी, शिशु मृत्यु दर, हाँ, मौत से भी पता चलता है अगर लोग ज़्यादा मर रहे हैं संख्या में, तो ऐसे पता चलता है कि वहाँ पे जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, इसका मतलब गरीब है देश, ठीक है? एजुकेशन और जो लिंग समापन है, समानता है, वो भी देखनी पड़ती है। अगर जो है असमानता है लिंग के आधार पे, किसी कास्ट के साथ, किसी जो है लिंग के साथ भेदभाव हो रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि लोगों की सोच पिछड़ी हुई है, ठीक है? उसके अलावा निर्धारक की बात करें कि हम कैसे बोल सकते हैं किसी भी देश को बिना उसको मापे, किसी बिना स्केल के, मतलब हम कैसे बोल देंगे कि भाई वो देश अमीर है या गरीब है या विकसित है, विकासशील है, जो भी है। सबसे पहली होगी प्राकृतिक संसाधन जो है, उसके पास अगर नेचुरल रिसोर्सेज कम है या ज़्यादा है, तो हमें बता पाएँगे कि भाई उसकी कंडीशन क्या है। जैसे कि सऊदी अरब है, हम देख के बोलते हैं कि अमीर देश है भाई, कहाँ रहा होगा दबा के। क्यों? क्योंकि पेट्रोल है उसके पास। आज सबसे महँगी चीज़ जो है मुझे लगता है पेट्रोल ही है, अभी फ़िलहाल में, क्योंकि कम कम हो रहा है। इंडिया में तो बहुत महँगा है ऑब्वियसली। मानव पूँजी, ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं जब हम, तो मतलब हमारे अंदर जो स्किल्स हैं, है ना? देखो, हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हमारे देश में जो युवा हैं, उनकी जनसंख्या और भी ज़्यादा है। तो अगर हम इस जनसंख्या को प्रॉफ़िट में बदलना चाहें, तो हम क्या करेंगे? हम लोगों को, हमारी जो, जैसे कि हम लोग नई पीढ़ी है, तो हम लोग अपने आप को एजुकेट करेंगे, हम अपने आप को स्किल पर्सन बनाएँगे, स्किल एम्प्लॉयी बनाएँगे, ताकि हम अपने देश में कुछ सेवा दे सकें, ठीक है? उस सेवा से क्या होगा? पैसा आएगा, हमें भी मिलेगा और जो कंपनी है उसको भी मिलेगा, वो कंपनी फिर हमारी सरकार को भी देगी और हमें जो पैसा मिलेगा उस पैसे से हम कुछ खरीदेंगे, ऑब्वियसली अपनी डिमांड्स पूरी करेंगे, अपनी जो नीड्स है वो पूरी करेंगे, तो इससे हमारी सरकार को, हमारी इकोनॉमी को फ़ायदा होता है, ठीक है? तो ये मानव पूँजी का एक है, मानव पूँजी मतलब हमारे अंदर जो एजुकेशन होता है उसको मानव पूँजी कहते हैं, है ना? पूँजी निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, अगर हम, मैंने आपको बताया था वहाँ पर भी कि इन्वेस्टमेंट अगर अच्छा होता है तो देख के बता सकते हैं कि भाई पैसा है लोगों के पास, ठीक है? बचत निवेश, अगर मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब यही है, अगर आपके पास पैसा तो आप इन्वेस्टमेंट कर पाएँगे ना, अगर आपके पास है ही नहीं खाने के लिए तो आप कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, राइट? बचत निवेश, बचत मतलब लोग सेविंग करते हैं कि नहीं करते हैं, तकनीकी उन्नति, बुनियादी ढांचे का विकास, बाजार का आकार संरचना, मार्केट बहुत बड़ी, जैसे कि इंडिया की बहुत बड़ी मार्केट है, तो हम ये कहते हैं कि भाई इंडिया तो एक उपभोगकर्ता के रूप में सामने आया है। हम लोग कंज्यूमर ही है, आप देखेंगे विश्व जो है हमें कंज्यूमर के रूप में देखता है, ना कि एक मतलब सेल के रूप में, कि भाई हम लोग सामान सेल क्या करते हैं, राइट? हम लोग सामान सिर्फ खरीदते हैं और देशों से, चाइना से खरीदते हैं, अमेरिका से, कहीं से कहीं से। हम बहुत कम ही मात्रा में बेच पाते हैं, मतलब फसल ही बेच पाते हैं हम, अपनी जो कृषि है, वही है हमारा जो जाती है भारत, भारत से बाहर। ज़्यादा सामान जो टेक्नोलॉजी वाला फ़ोन, मोबाइल, टैबलेट सब कुछ, फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, जो भी एसी, कूलर, पंखा जो भी होता है, ये सब हम खरीदते हैं। और जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो दिखाती है, अगर हमारे देश में पॉलिटिकल स्टेबल रहता है, पॉलिटिकल जो पार्टी होती है, अगर शांत रहती है, अच्छे से काम करते हैं, तो हमें पता चलता है कि एजुकेटेड लोग हैं, तो इसलिए सरकार भी डरती है। इंडिया में प्रॉब्लम क्या है, आपको पता है, सरकारें आपस में क्यों लड़ती हैं और सरकारें हमें भड़काती क्यों हैं? क्योंकि हमें पता है लोग ज़्यादा संख्या में जो है अनपढ़ है। अनपढ़ कैसे? पढ़े लिखे अनपढ़, जो कि कुछ भी समझ लेते हैं, कुछ भी बात को मान लेते हैं सरकार की। उनको ये समझ ही नहीं आता कि सरकार अपने फायदे के लिए कर रही है जो भी कुछ करती है। उसके अलावा एंटरप्रेन्योरशिप करनी चाहिए, मतलब स्टार्टअप शुरू जहाँ पे होते हैं जिस देश में, तो वो देश ऑब्वियसली विकास करता है। सामाजिक संस्थाएँ, मूल्य, विकास दर की इच्छा, शिक्षा कौशल, कानूनी व्यवस्था, सब कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। देखो, तो 14 मिनट हो गए एक ही क्वेश्चन में, तो समझा करो बात को।
बाकी आप लोग जो है मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग ये जो है इसकी स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। इसका ले लो और एक ये रहा आपका, ठीक है। इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, जो मेन जो क्वेश्चन के आंसर है उनको, ठीक है। बाकी क्वेश्चन को क्या करना है लेके, बाकी फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया हमारा। ये है सेकंड क्वेश्चन कि भारत एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, एक स्टेटमेंट है ये। इसको आपको प्रूफ करना है क्या क्या कह के कि उदारीकरण से, निजीकरण से और वैश्वीकरण से। एलपीजी जो मॉडल अपनाया था हमने 92 91 के बाद, तो उसके बाद जो मॉडल अपनाया गया था एलपीजी, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप उदारीकरण लिखेंगे, पॉइंट बनाएंगे, उसके बाद फिर बताएंगे कि इसमें क्या क्या हुआ, हमारे फ़ायदा क्या हुआ। लाइसेंसिंग जो थी वो काफ़ी हद तक अच्छी हो गई, ठीक है, मतलब ईज़ी हो गई। कोई भी जो व्यक्ति था, आम इंसान भी था, वो भी लाइसेंस बना बना के अपना व्यापार शुरू कर सकता था ऑब्वियसली। और जो बैंक सुविधाएँ हैं वो अच्छी हो गई, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है उदारीकरण में, ठीक है, कि भाई बैंक सुविधा अच्छी हो जाए, कि भाई जो लोन लेना आसान हो जाए, ठीक है, पैसे रखना बैंक में आसान हो जाए, तो वो सब चीज़ें। आयात शुल्क में कमी की गई, विदेशी मुद्रा नियंत्रण में ढील दी गई। नियंत्रण मतलब होता है जैसे कि हम भारी, जैसे कि पहले क्या था, 91 से पहले हम लोग पूरा जो है होल्ड करते थे, 1 रुपया 1 डॉलर, ठीक है। आज 1 रुपया मतलब 1 डॉलर 85 रुपए का जो है बराबर है। तो मतलब पहला और आज का जो है आप देख पाएँगे कि डॉलर की कीमत ज़्यादा है आज, पहले कम थी। इसका मतलब कोई अच्छी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। अब वो क्या है, हमारा डिपेंड करता है कि हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं। हम एक्सपोर्ट कम कार कर पा रहे हैं, हमारी जो चीज़ों की कीमत है वो कम है मार्केट में, इसलिए हमारी डॉलर की जो हमारे पैसा है, हमारा जो रुपया है उसकी कीमत कम है। तो ये जो बेसिकली डिसाइड कौन करता है? मार्केट डिसाइड करती है कि भाई हमारी जो पैसा है, जो रुपया है, उसकी कीमत क्या होगी डॉलर के सामने, राइट? उसके अलावा प्रभाव क्या हुआ इसका? क्या इम्पैक्ट पड़ा इस चीज़ का? कि भई जो निजी क्षेत्र जो था उसमें भागीदारी बढ़ी उसकी, निजी क्षेत्र की। निवेश और जो उत्पादक था वो बढ़ा, और जो बाधा जो थी चीज़ों को लेके वो दूर हो गई हमारे अंदर, ठीक है? मतलब जो कमियाँ थी, जो बैंक सर्विसेज़ अच्छी नहीं थी हमारे इंडिया में, है ना? और जो आयात शुल्क थे, जो बहुत ज़्यादा थे पहले, वो कम कर दिए गए अब। आयात शुल्क मतलब जो विदेश से जो सामान आता है उस पे हम लोग पहले बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे। अब हमने कम कर दिया है इसके बाद, 91 के बाद, ठीक है? बहुत ही कम टैक्स लगाते हैं। अभी अभी ट्रेड वॉर शुरू हुई है तो इसलिए दोबारा क्वेश्चन आ सकता है। अब जो है थोड़ा ध्यान रखना है इसका। निजीकरण की बात करें तो बेहतर दक्षता और उत्पादकता जो है हमारे अंदर आई, क्योंकि निजीकरण मतलब प्राइवेटाइज़ेशन होता है इसका मतलब इंग्लिश में। यानी कि सब कुछ प्राइवेट हो गया। मोस्ट ऑफ द चीज़ जो थी वो प्राइवेट हाथों के हाथ चली गई, जिससे कि कॉम्पिटिशन बढ़ता है। कॉम्पिटिशन बढ़ता है तो जो चीज़ों की जो क्वालिटी है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आती है ऑब्वियसली। चीज़ों की कीमत कम हो जाती है, उनकी क्वालिटी बढ़ जाती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले जो चीज़ मिल रही है ना, वो बहुत ही बेकार क्वालिटी की मिल रही है पहली बात तो, और बहुत ज़्यादा महँगी मिल रही है। तो ये बहुत दिक्कत थी भारत में। उसके अलावा राजकोषीय बोझ जो था हमारे ऊपर वो कम हो गया। राजस्व जो था वो आसान हो गया, इकट्ठा करना, टैक्स वसूली हो गई अच्छे से। इसका प्रभाव क्या पड़ा? बेरोज़गारी लोगों की बढ़ गई। ये भी होता है प्राइवेटाइज़ेशन में, क्योंकि स्किल वर्कर चाहिए होते हैं इन लोगों को, तो स्किल स्किल अगर नहीं होगी आपके पास तो आपको निकाल दिया जाएगा। प्रतिस्पर्धा बढ़ती है इससे और बाज़ार में गति पैदा होती है। भारत में हुई थी ऑब्वियसली, इसलिए असमानता भी बढ़ जाती है। वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण में एफडीआई में जो है वृद्धि हुई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं इसको इंग्लिश में। मतलब भारत के अंदर जो भारतीय, मतलब जो बाहरी जो देश थे, जैसे कि अमेरिका के लोग हैं, वो इन्वेस्ट कर रहे हैं भारत में, है ना? इन्वेस्ट मतलब कोई कंपनी लगा रहे हैं आके, तो उसको इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। विदेशी व्यापार जो है उसको बढ़ावा मिला, तकनीकी उन्नति हुई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में वृद्धि मिली, क्योंकि भाई वैश्वीकरण का मतलब ये होता है ना, दोस्ती करना भारत देशों के साथ में। इसका प्रभाव की बात करें तो विकास का जो है ईंधन था ये, और जीडीपी को बढ़ावा मिला, रोजगार पैदा हुआ इससे बहुत ज़्यादा मात्रा में, और तकनीकी प्रगति भी बहुत ज़्यादा हुई, ठीक है? औद्योगिकरण, सॉरी, वैश्वीकरण से, ठीक है? तो वैश्वीकरण से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। अब टेक्नोलॉजी तो बढ़ती है ना, बाहर के देश कोई हमारे देश में की कंट्री में जो है कुछ उद्योग लगाएगा तो टेक्नोलॉजी लेके आएगा, ऑब्वियसली कुछ सिखाएगा हमारे वर्कर्स को, तो ये फ़ायदा होता है। और आज जो है इंडिया की जो कंडीशन है वो आप देख लो कि भाई जो उच्च आर्थिक वृद्धि दर हमारी है आज, हम पहले जो आज 25 चल रहा है अभी फिलहाल में, तो हम 2.5 की स्पीड से हम बढ़ रहे हैं परसेंट से, और आने वाले समय में हम ऐसा अंदाज़ा है कि 1% बढ़ जाएगा, और मतलब कि 6.3% की दर से हम जो है विकास करेंगे। 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये भारत, ठीक है? अभी फिलहाल में विश्व की। सेवा क्षेत्र का विकास हुआ भारत में, वैश्विक चुनौतियाँ जो हैं उसके लचीलापन आपको देखने को मिला, और विनिर्माण क्षमता में वृद्धि होती है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है उसमें वृद्धि हो पाती है, इससे ये फ़ायदा होता है। अगला है
इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? भारत में ढांचागत विकास के लिए सुझाव दीजिए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता ही है, लॉजिस्टिक या इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब होता है सड़क, ठीक है, परिवहन और ऊर्जा, जल, संचार, इनको बोलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। 2 प्रकार के होते हैं ये, एक होता है हार्ड, जिसको मैंने आपको बताया अभी, परिवहन वगैरह जो होते हैं, सड़क वगैरह। एक होता है सॉफ्ट, सॉफ्ट से मतलब होता है एजुकेशन भी होनी चाहिए आपके पास, एजुकेशन भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर का ही पार्ट है। एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एनवायरनमेंट, समाज जो है हमारा कैसा है, सेफ्टी कैसी है, बैंक्स है कि नहीं है, तो ये वित्तीय सहायता जिसको बोलते हैं, तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आता है, ठीक है। इसको आप पढ़ लेना, अभी और भी लिखा हुआ है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया है क्या मेन चीज़ होती है। तो भारत के लिए क्या सुझाव है? भारत में पूछा ना ढांचागत विकास के लिए क्या सुझाव दे सकते हो आप? तो हम क्या बोलेंगे कि भाई हम पीपीपी मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। पीपीपी का मतलब होता है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। मतलब इसमें क्या होता है, बेसिकली बहुत ही आसान सी चीज़ है। प्राइवेटाइजेशन में मतलब पीपीपी में एक मॉडल है ये। इसमें हमारी जो सरकार होती है, वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि किसी कंपनी को देती है। जैसे कि हाईवे बना रहे हैं, ठीक है? हमारी सरकार ने एक वो निकाला है कि भाई इस जगह से हाईवे निकालेंगे बहुत बड़ा, ठीक है? 3 लाइन का हाईवे होगा। तो प्राइवेट कंपनी को दे दिया कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप करोगे इसको, ठीक है? वो लोग कर रहे हैं, उसको बना दिया उन लोगों ने। अब वो बन गया, पूरा रेडी हो गया, उसके बाद वो क्या करेंगे, उस पर टोल टैक्स लगाएँगे। टोल टैक्स जो होते हैं, जो आपको आपको वसूल करते हैं, ये मतलब किलोमीटर के हिसाब से होता है वो। तो वो जो टोल टैक्स होगा वो उन लोगों का होगा जो कंपनी ने बनाया था। वो लोग जब तक उस चीज़ को, उस पैसे को लेते रहेंगे, जब तक उनका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जितना वो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया उसमें, वापस ना मिल जाए उनको, ठीक है? प्रॉफिट के साथ में। तो इसको बोलते हैं पीपीपी, ठीक है? मतलब किसी प्राइवेट कंपनी को दे के काम कराना, उसको बोलना कि भाई तू पैसा उगा ले जितना तेरे को तेरा बनता है, फिर उसके बाद तू हमें दे दियो, फिर सरकार उगाती है बाद में, ठीक है? इसको बोलते हैं पीपीपी मॉडल। इसको हम फॉलो कर सकते हैं अपने विकास के लिए। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की मैंने अभी आपको, ठीक है? उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर गति शक्ति को मजबूत कर सकते हैं हम लोग। उसके अलावा क्षमता निर्माण, कौशल विकास कर सकते हैं, लोगों में इन स्किल डेवलप कर सकते हैं और जो समस्याएँ हैं उसको समाधान कर सकते हैं। मात्रा से ज़्यादा गुणवत्ता, मतलब हमको क्वालिटी पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि ज़्यादा चीज़ों बनाने पे, ठीक है? क्वालिटी पे इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। लोग आज क्वालिटी पसंद करते हैं। भूमि अधिग्रहण में तेज़ी, सरकार को जो ज़मीनें हैं ना, जो लोग हथिया लेते हैं, तो सरकार को उसको अपने अंडर में रखना चाहिए और उस पे कोई ना कोई काम करते रहना चाहिए, ठीक है? और रेड टैप जो है उसको कम किया जाए ताकि काम जो है, सरकारी काम बहुत तेज़ हो सके। एआई को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, उन्नत निर्माण प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी चीज़ बनाते हैं हम लोग। जलवायु लचीला बुनियादी ढांचा हम बना सकते हैं, स्मार्ट सिटी हम तैयार कर सकते हैं। सामाजिक बुनियादी ढांचा जो है, जैसे कि एजुकेशन स्किल्स को हम स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, हार्ड स्किल्स, इनको हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इनको हम इन पे हम काम कर सकते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन है ग्रामीण सॉरी भारतीय शिक्षा क्षेत्र की उपलब्धियों और कमजोरियों की चर्चा कीजिए। तो एजुकेशन तो हमें पता ही है हमारे भारत में कैसी इतनी अच्छी एजुकेशन है ना, तो उपलब्धियाँ तो आप बता नहीं पाएँगे शायद, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं। कमजोरियाँ हम बता पाएँगे कि भाई कमजोरी क्या-क्या है, पर इसलिए मैंने क्वेश्चन को लिखा है आंसर इसका कि आप इसकी उपलब्धियाँ को बता पाएँ पहले, उसके बाद तो आप जो कमजोरियाँ हैं वो बता पाएँगे ना। तो उपलब्धियों की बात करें तो पहुँच जो है उसमें वृद्धि हो पाई है, यानी कि हम गाँव तक पहुँच पाए हैं एजुकेशन में, हम सब मतलब सभी बच्चों को एजुकेशन दे पा रहे हैं हम लोग आज, तो ये बहुत अच्छी बात है। नामांकन में सुधार हुआ है, बच्चों का जो नाम लिखाना, क्योंकि फ्री में एजुकेशन मिल पाती है 6 से 14 साल के बच्चों को, तो इसलिए थोड़ा-सा ईज़ी रहा है बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए। उच्च शिक्षा में भी परिवार विस्तार हो पाया है, यानी कि इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी, मैनेजमेंट, वो सब चीज़ों में हम अच्छा कर पाए हैं। आईटी और सर्विस सेक्टर्स में हम जो है काफ़ी अच्छा कर रहे हैं आज, है ना? टेक्नोलॉजी हमारी बहुत अच्छी है, हमारे देश के लोग जाके भारत से अमेरिका में जाके जो है काम करते हैं। अमेज़न जैसी कंपनियों के लिए, ठीक है, काम कर रहे हैं। शोध नवाचार, अमेज़न, गूगल, शोध नवाचार यानी कि इनोवेशंस और रिसर्च इसमें हम काफ़ी हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि हमारा देखो आप स्पेस में हम पहुँच पाए हैं, ठीक है? एयरक्राफ्ट वगैरह। नई शिक्षा नीति जो है उसने भी हमें काफ़ी हेल्प की है। तो मतलब एक एग्ज़ाम्पल है ये तो नई शिक्षा नीति आपका, बाकी कुछ ख़ास नहीं है। बाकी कमज़ोरियों के बारे में पढ़ते हैं कि क्या-क्या कमज़ोरियाँ हैं भारत में, एजुकेशन में, भारत की एजुकेशन प्रणाली में। तो गुणवत्ता में कमी है ऑब्वियसली, गुणवत्ता तो है ही नहीं ऑब्वियसली, और रटने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए मेरे को बहुत बुरी लगती है अपनी एजुकेशन। व
पुरावशेषों की कमी है, यानी कि लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा कम है भारत में। वॉशरूम्स जो है तो बहुत टूटे हुए हैं, खराब है, पानी नहीं आ रहा है उसमें। आप जाते हो, पता चल रहा है वॉशरूम में और पानी नहीं है, तो मतलब ये प्रॉब्लम वाली बात है। और कुछ बच्चे भी हैं, मैं देखता हूँ कि वो अब सरकारी जो भी सामान होता है उसको तोड़ने में लगे रहते हैं। स्कूल में जाते हैं, यही काम करते हैं वो लोग। बहुत ही बदमाश किस्म के लोग होते हैं कुछ। ड्रिंकिंग वाटर नहीं है स्कूल्स में। उसके अलावा फंडिंग नहीं मिल पाती है स्कूल्स को। कौशल और कौशल का अभाव है। सॉरी, अकुशल हमारे जो सॉरी, जो कमजोरियों में हम बात करें तो जो हमारे युवा हैं वो अकुशल हैं, स्किल्स नहीं है उनमें, ऐसा ये कह रहा है, मुझे नहीं लगता। उच्च शिक्षा तक पहुँच में असमानता, हम हाई एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, मतलब इंजीनियर, डॉक्टर्स, हम मतलब पहले बहुत सोचना पड़ता है हमको, क्योंकि पैसा नहीं है पहली बात तो, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं कुछ बच्चे। अ, और दूसरी चीज़, उनके घर से स्कूल जो भी कॉलेज है बहुत दूर हो सकता है, फीस ना हो उनके पास, ठीक है? बहुत सारी रीज़न्स हैं, घर में ही पढ़ने नहीं दिया जाता लड़कियों को, तो ये भी रीज़न हो पाते हैं। डिजिटल डिवाइसेस की कमी है हमारे पास, क्योंकि एजुकेशन ऑनलाइन भी होते तो बच्चों के पास अभी भी नहीं है, बहुत सारे बच्चों के पास। अगर है तो वो गलत चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं। उच्च गुणवत्ता वाले शिक्षा को महँगा जो है किया गया है, वो भी इसलिए जो अच्छी एजुकेशन होती है उसको पैसे लेने के लिए आपको, मतलब पैसा लेके आपको लेना पड़ता है, पैसे दे के। इतना ही था आज के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको ठीक-ठाक लगी होगी। जो भी आपके कमेंट है, आपको अच्छी लगी तो मुझे बताना, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के बाय-बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।